स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास के अंदर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं कलाम एकेडमी के द्वारा जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है आपके ग्रेड 3 के लिए। इसका लेवल 2 का एसएसटी का पेपर आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि है आपके माइनर टेस्ट नंबर 9 और ये हुआ था आपके 3/11/2025 को। इससे पहले हमने 8 माइनर टेस्ट है वो सॉल्व कर लिए हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पहले वाले टेस्ट भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। तो अजमेर और मेरवाड़ा को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था अभी आपके 1956 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दे रखे आपको इसे विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। भाई पहला कथन दे रखा है, 1846 में बांसवाड़ा के भीलों ने विद्रोह किया था और बांसवाड़ा राज्य ने अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 ईस्वी के अंत तक इस विद्रोह को कुचल दिया था। तो इसमें आ जाएगा आपके दोनों ही कथन सत्य है। भाई कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य होने वाले हैं कि 1846 के अंदर बांसवाड़ा में भीलों ने विद्रोह किया था और बांसवाड़ा राज्य के अपने वकील कोठारी केसरी की सहायता से 1850 में इस विद्रोह को कुचल भी दिया था। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी उसमें मारवाड़, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गिरी के नेतृत्व वाले भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार कब हुआ था। तो मानगढ़ का जो जनसंहार या मानगढ़ हत्याकांड जो हुआ था ये आपके आता है 17 नवंबर 1913 को हुआ था। भाई मानगढ़ की पहाड़ी पर हुआ था, जो कि 17 नवंबर 1913 के अंदर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे। तो मोतीलाल तेजावत जो है वो आपके कोलियारी गांव उदयपुर के निवासी थे। भाई ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत संघ में अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के अंतिम शासक कौन थे। तो अधिमिलन जो पत्र था इस पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम शासक थे वो आते हैं आपके उदयपुर के उदयभान सिंह, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1945 में मीणा सुधार समिति का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो 1945 के अंदर जो आपके बना था मीणा सुधार समिति, इसका सम्मेलन हुआ था आपके श्री माधोपुर सीकर के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। तो आपके जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसकी स्थापना होती है अभी बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कांग्रेस के किस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया आंदोलन संबंधी प्रस्ताव है वो रखा था। तो कौन से अधिवेशन में रखा था, तो वो आ जाएगा आपकी अमृतसर अधिवेशन 1919 के अंदर लोकमान्य तिलक ने बिजोलिया आंदोलन के बारे में वो प्रस्ताव रखा था। भाई तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपकी 1, अमृतसर अधिवेशन के अंदर 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1921 की चांदखेरी की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है। तो चांदखेरी की जो घटना है वो आपके आती है बेगू किसान आंदोलन से संबंधित, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई। तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी वो आपके जोधपुर के अंदर की गई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के मेव किसान आंदोलन से संबंधित नेता है। तो राजस्थान का जो मेव किसान आंदोलन हुआ था आपके मेवात साइड, अलवर और भरतपुर साइड में, तो इस आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। तो वो आपके इसमें आ जाएगा यासीन खां, मोहम्मद अली हादी और गुलाम भीख नारंग और अजीजुद्दीन बिलग्रामी, यानी कि चारों ही जो दे रखे आपके ऑप्शन में, ये चारों के चारों नेता थे। तो इसमें आ जाएगा 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गंगनहर क्षेत्र में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था। तो गंगनहर आंदोलन, जो गंगनहर क्षेत्र है यहाँ पर जो आंदोलन हुआ था किसानों के द्वारा किया गया, इसका प्रमुख कारण था इसमें आपके आबियाना कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आबियाना कर से परेशान होकर के गंगनहर क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन किया था। भाई तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपके 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनसे संबंधित संगठनों से मिलान कीजिए। एक तरफ दे रखे हैं व्यक्ति, सामने दे रखे हैं आपको संगठन, तो इसको सही सम्मिलित करके आपको लिखना है। तो सबसे पहले दे रखा है ठाकुर देशराज। तो ठाकुर देशराज का संबंध आता है आपके किसान जमींदार संघ, यानी कि 2 नंबर से। फिर दे रखा है मंगल सिंह कछवा। तो मंगल सिंह कछवा का संबंध आता है आपके मारवाड़ किसान सभा, यानी कि 1 नंबर।
फिर दे रखा है आपको दरबारा सिंह, तो दरबारा सिंह का संबंध आता है आपके जमींदार एसोसिएशन, यानी कि इसमें हो जाएगा 4 नंबर। और गोकुल धाकड़, तो गोकुल धाकड़ का संबंध आता है आपके पूर्वी मेवाड़ परिषद, यानी कि 3 नंबर। तो ठाकुर देशराज हो गए आपके किससे, तो किसान आंदोलन सॉरी किसान जमींदार सभा से। और मंगल सिंह कछवा, तो ये हो जाएंगे आपके मारवाड़ किसान सभा से। दरबारा सिंह आ जाएंगे आपके जमींदार एसोसिएशन। और गोकुल धाकड़ का आ जाएगा आपके पूर्वी मेवाड़ परिषद, यानी कि 2, 1, 4, 3। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15 नंबर आपको दे रखा है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु किस प्रजामंडल के नेता थे। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो है ये कौन से प्रजामंडल के नेता थे, तो वो आ जाएगा आपके धौलपुर प्रजामंडल, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख़याम याद हत्याकांड 1946 का संबंध किस किसान आंदोलन से था। तो ख़याम याद जो हत्याकांड हुआ था आपके 1946 के अंदर, इसका संबंध आता है मारवाड़ किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये आपको ध्यान रखना है अभी, ख़याम याद जो हत्याकांड हुआ था 1946 के अंदर, ये आपके मारवाड़ प्रजामंडल से या मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित रहता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोविंद गिरी ने 1910 में पालपट्टा में समझौता किया था, ये पालपट्टा का संबंध है। तो पालपट्टा का संबंध कहाँ पर है, तो ये आ जाएगा आपके ईडर गुजरात के अंदर। गोविंद गिरी ने 1910 के अंदर पालपट्टा में समझौता किया था, और पालपट्टा जो है ये आपके ईडर के अंदर स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 18 नंबर आपको दे रखा है, निम्नांकित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था। तो इसमें जो प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य आता है वो रहता है आपके उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, और दूसरा आता है इसमें मौलिक एवं राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त करना। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल आपके सही रहने वाला, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 19 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से जेंटलमैन एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था। तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है वो आप किस किस के मध्य हुआ था, तो वो आ जाएगा जयपुर के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री, और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, जो कि जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे उस समय। तो इन दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट होता है। तो 1 और 3, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने थे। तो बूंदी राज्य जो लोक परिषद है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो आ जाएगा आपके हरिमोहन माथुर, ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपके बिल्कुल सही हो जाएगा कि बूंदी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने, तो हरिमोहन माथुर बने थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सावित्री देवी और कृष्णा कुमारी और रमा देवी व्यास आदि महिलाओं का संबंध किस प्रजामंडल से था। तो सावित्री देवी है, कृष्णा कुमारी है और रमा देवी व्यास है, इनका संबंध आता है आपके मारवाड़ प्रजामंडल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, असुमेलित है, तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहले दे रखा करौली प्रजामंडल, तो इसके स्थापना करने वाले आते हैं त्रिलोक चंद माथुर। मेवाड़ प्रजामंडल, इसके संस्थापक आते हैं आपके बलवंत सिंह मेहता। और झालावाड़ प्रजामंडल, तो इसके आते हैं आपके मांगीलाल भव्य। और बीकानेर प्रजामंडल, तो इसमें आपके मीठालाल व्यास दे रखा है, तो ये आपको हो जाएगा गलत। 4 नंबर ऑप्शन जो है वो आपके सुमेलित हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो करौली प्रजामंडल जो स्थापना हुई थी वो होती है आपके 1938 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में आज़ादी के समय कुल कितने नॉन सैल्यूट ठिकाने थे। तो राजस्थान के अंदर जो आज़ादी के समय आपके नॉन सैल्यूट ठिकाने यानी कि कितने, वो कहते हैं ना कमिश्नर, ब्रिटिश कमिश्नर कितने थे, तो उस समय थे आपके 3, नीमराणा, लावा और कुशलगढ़, 3 ठिकाने थे उस समय। तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 25 नंबर आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। एक तरफ दे रखा है संघ, सामने दे रखी है आपको दिनांक, तो इसमें सुमेलित करके आपको लिखना है अभी कौन सा असुमेलित है। तो मत्स्य संघ, तो इसकी स्थापना 19 मार्च 1948 को होती है, जो कि आपकी गलत है भाई। 19 मार्च को इसकी स्थापना नहीं हुई थी, 18 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर पहला या आपका सुमेलित हो जाएगा। और संयुक्त राजस्थान की स्थापना 25 मार्च 1948 को होती है, बिल्कुल सही है। और विरुद्ध राजस्थान 30 मार्च 1949 को हुई थी, और इसी के तर्ज पर 20 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त विरुद्ध राजस्थान, तो ये होता है आपके 15 मई 1949 को। तो बाकी सभी सुमेलित है, लेकिन मत्स्य संघ आपके असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विरुद्ध राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था। तो विरुद्ध राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए आए थे आपके वल्लभ भाई पटेल, यानी कि लौह पुरुष जो बने थे वल्लभ भाई पटेल,
ये आए थे आपके वृद्ध राजस्थान का उद्घाटन करने के लिए। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 27 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। तो राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ आपको सुमेलित करके इसमें लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है जोधपुर। तो जोधपुर इसमें आ जाएगा आपके हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है, जोधपुर के अंदर था। और भरतपुर में आ जाएगा आपके इसमें कृषि विभाग। तो कृषि विभाग कहाँ रखा गया, भरतपुर के अंदर रखा गया। और बीकानेर के अंदर रखा गया आपके शिक्षा विभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। उदयपुर में रखा गया आपके खनिज विभाग। तो जोधपुर में हो गया हाईकोर्ट, उदयपुर में हो गया कृषि विभाग, बीकानेर में हो गया आपके खनिज शिक्षा विभाग, और उदयपुर में आ गया आपके खनिज, यानी कि 1 4 2 3। तो 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 28 नंबर आपको दे रखा है, गमेती, नीमा, खेमा, जोईता आदि नेताओं का संबंध किस आंदोलन से था। तो गमेती, नीमा, खेमा और जोईता जो नेता थे इनका संबंध आता है आपके भील आंदोलन, ऑप्शन नंबर 2 से। तो भील आंदोलन के नेता थे आपके नीमा है, खेमा है, जोईता है आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मीणा विद्रोह का सामना करने हेतु 1855 में सैनिक छावनी की स्थापना कहाँ की गई। तो मीणा विद्रोह का सामना करने के लिए 1855 ईस्वी के अंदर आपके देवली टोंक के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। जो आपकी छावनी बनी थी इसकी देवली के अंदर स्थापना हुई थी 1855 के अंदर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जयपुर राज्य का पहला मुकदमा जिसमें किसानों के हथियारों को सजा हुई थी। तो जयपुर का पहला मुकदमा कौन सा था जिसमें किसानों के जो हथियार थे उनको सजा हुई थी। तो वो आ जाएगा आपके जय सिंहपुरा कांड। जय सिंहपुरा कांड के अंदर जो विद्रोही थे या जो इसके अपराधी थे उनको सजा हुई थी भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 31 नंबर आपको दे रखा है, गाडा रईजियो रे मर्दाओं नामक जोशीला गीत किसने लिखा था। तो ये गाया गया था आपके नानक भील के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 32 नंबर आपको दे रखा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो ये आंदोलन शुरू होने के समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे, बिल्कुल सही है। ये आंदोलन जब शुरू हुआ था तब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह थे। बिजोलिया के जागीरदार राव पृथ्वी सिंह ने चौरी कर लगाया था। तो ये आप गलत हो जाएगा। पृथ्वी सिंह ने चौरी कर नहीं लगाया था, वो कृष्ण सिंह ने लगाया था चौरी कर, पृथ्वी सिंह ने लगाया था तलवार बंदी कर। तो ये आपको हो जाएगा सही नहीं है। 1913 में साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने जागीर क्षेत्र में हल चलाने से मना कर दिया था, बिल्कुल सही है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया मित्र मंडली की स्थापना भी की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो है वो आपको हो जाएगा सही नहीं है, असत्य कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 33 नंबर आपको दे रखा है, जनवरी 1947 में बेगार विरोधी आंदोलन में रमेश स्वामी शहीद हुए थे। तो रमेश स्वामी संबंधित थे। तो बेगार जो विरोधी आंदोलन हुआ था उसके अंदर एक शहीद हुए थे, अपने कार्यकर्ता या नेता कह सकते हैं, रमेश स्वामी। रमेश स्वामी का संबंध कौन से क्षेत्र से था। तो वो आ जाएगा आपके भरतपुर से। रमेश स्वामी जो है ये भरतपुर से संबंधित है भाई, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 34 नंबर आपको दे रखा है, 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था। तो 1925 में अखिल भारतीय जाट महासभा का जो आयोजन हुआ था वो होता है आपके पुष्कर अजमेर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि कौन सी घटना पहले हुई कौन सी घटना बाद में हुई, आपको इस क्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले होता है आपके जाट प्रजापति महायज्ञ, यानी कि सबसे पहला जगह 1 नंबर। फिर आपके हुआ था इसमें कठरातल महिला सम्मेलन, यानी कि इसमें आ जाएगा फिर 2 नंबर। और फिर होता है हनुमानपुरा जो गांव का कांड हुआ था, यानी कि 4 नंबर। फिर आएगा आपके खुड़ी कांड, यानी कि 3 नंबर। तो 1 2 4 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके सही काल क्रमानुसार हो जाएगा। सबसे पहले जाट प्रजापति यज्ञ, फिर कठरातल महिला सम्मेलन, फिर हनुमानपुरा गांव कांड, और फिर आ जाएगा आपके खुड़ी कांड, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36 नंबर आपको दे रखा है, राव ऋणमल रो रूपक व गुण जोदायन के रचनाकार है। तो राव ऋणमल रो रूपक व गुण जोदायन के रचनाकार कौन थे। तो वो आ जाएगा आपके गार्डन पसायत, ऑप्शन नंबर 2। गार्डन पसायत के द्वारा लिखी गई रचना है अभी राव ऋणमल रो रूपक और गुण जोदायन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 नंबर आपको दे रखा है, निम्न में से किस ग्रंथ बाबर के पुत्र कामरान व बीकानेर के नरेश जैतसी के मध्य युद्ध का वर्णन करता है। तो कौन सा ग्रंथ है जो बाबर के पुत्र कामरान और बीकानेर के नरेश राव जैतसी के मध्य युद्ध का वर्णन करता है, और इसमें कामरान है वो पराजित भी हुआ था। तो वो आ जाएगा आपके बिट्टू सुजा द्वारा लिखा गया
राव जैत सिरो छंद जो है इसके अंदर आपको ये जानकारी मिलती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से प्रहलाद चरित्र नामक आख्यान काव्य के रचनाकार है। तो निम्न में से प्रहलाद चरित्र जो नामक आख्यान लिखा था इस काव्य के रचनाकार कौन है? तो वो आ जाएगा आपके कसोजी, ऑप्शन नंबर 1। प्रहलाद चरित्र कसोजी के द्वारा लिखा गया था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 39 नंबर आपको दे रखा है, बुद्ध सिंह कृत नेहतरंग नामक रीति ग्रंथ कितने खंडों में विभक्त है? तो बुद्ध सिंह के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है नेहतरंग, ये कितने खंडों में विभक्त है? तो वो आ जाएगा आपके 14 खंडों के अंदर, इनका ऑप्शन नंबर 2। तो बुद्ध सिंह द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? तो नेहतरंग, और 14 खंडों के अंदर विभक्त है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40 नंबर, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली किशन रुक्मणी की भाषा है। तो वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ लिखा गया था जिसको दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था, इसकी भाषा आती है आपकी डिंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटीई नियमावली 2011 के किस भाग में पाठ्यचर्या एवं प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने का उपबंध है? तो कौन से भाग के अंदर पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होने का उपबंध है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा भाग 7 के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। भाग 7 में लिखा गया है कि पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा का पूरा होना उपबंध बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 42 नंबर आपको दे रखा है, आरटीई नियमावली 2011 के तहत राज्य सलाहकार परिषद के पदेन सदस्य में सम्मिलित नहीं है। तो राज्य सलाहकार परिषद के अंदर जो पदेन सदस्य है इसमें कौन सा सदस्य शामिल नहीं है वो आपको चयन करके लिखना है। तो आयुक्त, निदेशक या प्रारंभिक शिक्षा ये इसमें शामिल रहता है, निदेशक RSCERT ये भी शामिल रहते हैं, लेकिन निदेशक स्कूल शिक्षा परिषद जो है ये इसमें आपके शामिल नहीं होते हैं सलाहकार परिषद के अंदर। बाकी अध्यक्ष राज्य बाल शिक्षा अधिकार संरक्षण आयोग ये भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 43 नंबर आपको दे रखा है, आरटीई नियमावली 2011 के नियम 21 के तहत प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृत संख्या किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? तो शिक्षकों की जो स्वीकृत संख्या है ये किसके द्वारा अधिसूचित की जाती है? तो वो आ जाएगी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ये स्वीकृत की जाती है, इनका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 44 नंबर आपको दे रखा है कि सुमेलित कीजिए, यानी एक तरफ आपको दे रखे हैं कुछ उपबंध और सामने दे रखा है नियम कि कौन सा प्रावधान कौन से नियम में किया गया है, ये आपको सुमेलित करके लिखना है। तो सबसे पहला आपको नियम दे रखा है कि बालकों माता पिता की शिकायत का निवारण करना, तो इसमें आ जाएगा आपके नियम नंबर 25 में ये इसका उल्लेख किया गया है, यानी कि पहले में आ जाएगा 3 नंबर। फिर दे रखा है राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन करना, तो ये आपके आ जाएगा नियम नंबर 26 के अंदर, यानी कि पहले में आ गया 3, दूसरे में आ जाएगा 4, इसका आ गया आपके नियम नंबर 26 के अंदर। फिर दे रखा है राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग के समक्ष परिवारों को प्रस्तुत करने की जो रीति है ये आ जाएगी आपके नियम 27 के अंदर, यानी कि 1 नंबर। फिर दे रखा है राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना, तो ये आ जाएगा आपके नियम 28 के अंदर, यानी कि 2 नंबर। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आरटीई नियमावली 2011 के नियम 11 के तहत प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वर्ष डैश 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 सीधे विद्यालय को दी जाएगी। तो कितनी बार है वो सीधे विद्यालय को दी जाएगी? तो वो आ जाएगा आपके 2 बार। नियमावली 2011 जो आरटीई नियमावली 2011 है इसका नियम 11 ये कहता है कि प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालय को दी जाएगी। विद्यालय आगे बच्चों को प्रोवाइड करवा सकता है, तो इसमें आ जाएगी कितनी बार? तो 2 बार, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 46 नंबर, आरटीई नियमावली 2011 के किस नियम के तहत प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि का उपबंध है? तो विस्तारित कालावधि का जो उपबंध किया गया है वो आ जाएगा आपके नियम नंबर 13, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 47 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के नियम 24 के तहत अध्यापकों के शिकायत निवारण के लिए गठित जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का अध्यक्ष होगा। तो जिला स्तरीय शिकायत निवारण जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो वो आ जाएगा आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि जिला परिषद, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान आरटीई नियमावली 2011 के अंतर्गत अध्यापकों के शिकायत निवारण हेतु गठित समितियों के निर्णय अध्यापकों को कौन संसूचित करेगा? तो अध्यापकों को कौन संसूचित करता है?
तो वो इसमें आ जाएगा आपके सदस्य सचिव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इनको आपके संशोधित करेगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49 नंबर आपको दे रखा है, राजस्थान आरटी नियमावली 2011 के किस नियम में राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना संबंधी प्रावधान किया गया? तो कौन से नियम के अंदर यह प्रावधान किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके नियम नंबर 27, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 50 नंबर आपको दे रखा है, यदि किसी निजी विद्यालय में कुल 41 प्रवेश किए जाने हैं तथा उनमें रोस्टर के अनुसार आरटी निःशुल्क प्रवेश भी दिए गए हैं, तो उस कक्षा में सामान्य प्रवेश के विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो इसमें क्या होता है कि आरटी के तहत प्रत्येक विद्यालय के अंदर 25% है वो विद्यार्थियों को निःशुल्क रूप से पढ़ाना अनिवार्य होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप 41 का 25% निकाल लोगे तो आपको मिलेगा पीछे 30 विद्यार्थी। तो सामान्य प्रवेश के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 30 विद्यार्थी इसमें आपके रहने वाले हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निजी विद्यालय में आरटी निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन के लिए गठित दल द्वारा अधिकतम कितने विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा? तो कितने विद्यालयों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा? तो वो आ जाएगा आपके 3 विद्यालयों का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश के लिए एक अभिभावक द्वारा अपने बालक का अधिकतम कितने विद्यालयों में आवेदन किया जा सकता है? तो अधिकतम एक अभिभावक है जो अपने बच्चे का निःशुल्क प्रवेश करवाना चाहता है, तो वो अधिकतम कितने विद्यालयों में है वो आवेदन कर सकता है? तो वो आ जाएगा आपके अधिकतम 5 विद्यालयों के अंदर आवेदन कर सकता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 53 नंबर आपको दे रखा है, आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस प्रवेश पत्र से दिए जा रहे हैं? तो मतलब आरटी अधिनियम 2009 की धारा 12(1) के तहत राजस्थान में निजी विद्यालयों में आपको निःशुल्क प्रवेश दिए जा रहे हैं, और ये किस प्रवेश सत्र से दिए जा रहे हैं? तो ये आ जाएगा आपके 2012-13 से निःशुल्क रूप से प्रवेश दिए जा रहे हैं आरटी 2009 की धारा 12(1) के तहत। तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपके 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर आपको दे रखा है, निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा कथन असत्य है उसकी आपको पहचान करके लिखना है। तो सबसे पहला आपको कथन दे रखा है कि PP3+ कक्षा में प्रवेशित निःशुल्क बालक की फीस का पुनः भरण नहीं किया जाएगा, ठीक है। दूसरा दे रखा है आपको कि निःशुल्क प्रवेशित बालक की फीस का पुनः भरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट या विद्यालय द्वारा बालक से ली जाने वाली फीस जो भी अधिक हो वो किया जाएगा। तो ये आपके कथन आ जाएगा इसमें असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई बालक स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तित करता है तो वह बालक फीस पुनर्भरण का पात्र नहीं माना जाएगा, बिल्कुल सही है। और निजी विद्यालय में निःशुल्क सीट पर अध्ययनरत बालक द्वारा पुनः आवेदन भी नहीं किया जा सकेगा। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें हो जाएगा असत्य है, बाकी सभी कथन सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 55 नंबर आपको दे रखा है, निजी विद्यालय के आरटीई निःशुल्क प्रवेश के भौतिक सत्यापन हेतु विशेष सत्यापन दल का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो विशेष सत्यापन दल का गठन किया जाता है आपके जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 56 नंबर आपको दे रखा है, निजी विद्यालय में प्रवेश के लिए एंट्री लेवल कक्षा PP3+ तथा कक्षा 1 के लिए प्रवेश हेतु निर्धारित आयु कितनी रखी गई है? तो अगर कोई बच्चा PP3 यानी कि प्री प्राइमरी में अगर प्रवेश ले रहा है तो उसकी आयु का निर्धारण कितना रखा गया है, और अगर कक्षा प्रथम से अगर प्रवेश ले रहा है तो उसकी आयु का निर्धारण है वो कितना रखा गया है? तो वो आ जाएगा आपके PP3 के लिए 3 वर्ष से लेकर 4 वर्ष के बीच, और कक्षा प्रथम में अगर लेना है प्रवेश तो वो आ जाएगा आपके 6 से लेकर 7 वर्ष का बालक होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 नंबर आपको दे रखा है, निजी विद्यालयों में आरटीई प्रवेश की प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, तो इस चरण को आपको टाइम फ्रेम में सही क्रम आपको बताना है कि भाई कौन सा पहले होगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा, ठीक है ना। तो इसमें आपके सबसे पहले रहने वाला है विद्यालय द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, यानी कि सबसे पहले आएगा ए, तो प्रोफाइल अपडेट हो गई। उसके बाद आपको करना है वरीयता क्रम का निर्धारण, यानी कि उसके बाद आ जाएगा बी। फिर आपके रहेगा अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है ना, ऑनलाइन रिपोर्टिंग यानी कि डी आ जाएगा। इसके बाद आएगा अभिभावक द्वारा दस्तावेज में संशोधन अगर करना चाहता है तो भी वो कर सकता है, लेकिन रिपोर्टिंग होने के बाद करेगा, तो इसमें आ जाएगा आपके सी। तो ABDC, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 57 हो गया। 58 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है,
राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में वरीयता क्रम निर्धारण में किन बालक समूह को अन्य पर वरीयता दी जाती है? तो अन्य पर वरीयता दी जाती है, तो इसमें आपके आ जाएगा अनाथ बालक एवं निःशक्त जो बालक है इनको आपके वरीयता दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 59 नंबर आपको दे रखा है। राजस्थान में निजी विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश में विद्यालय द्वारा की गई रिजेक्शन रिक्वेस्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो विद्यालय द्वारा अगर कोई निःशुल्क प्रवेश है और उसकी अगर रिजेक्शन रिक्वेस्ट की जाती है तो उसकी जांच करने के लिए आपके CBO साहब आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 CBEO द्वारा जांच की जाती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 60 नंबर आपको दे रखा है। 15 जुलाई को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर जयपुर से डैश 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 के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार का पायलट वितरण है वो प्रारंभ किया। तो कौन सी आयु के बच्चों के लिए प्रोजेक्ट है वो शुरू किया गया था? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये परियोजना वो शुरू की गई थी, बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्री बार। ऑप्शन नंबर 3 जो भी आपके विद्यानगर जयपुर से की गई है और 15 जुलाई को किया गया था और उप मुख्यमंत्री जी दिया कुमार जी के द्वारा शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 61 नंबर आपको दे रखा है। हील इन राजस्थान नीति 2025 के क्रियान्वयन हेतु गठित कार्यकारी समिति के अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी अध्यक्षता की जाएगी आपके मुख्य सचिव के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 जुलाई को राज्य में अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने हेतु 2000 करोड़ रुपए के निवेश से 500 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट लगाने हेतु RVUNL तथा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने एक जॉइंट वेंचर स्थापित करने हेतु MOU हस्ताक्षरित किया गया है। इसमें RVUNL व इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की कर में से हिस्सेदारी कितनी है? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और RVUNL की जो हिस्सेदारी रहती है इसमें वो आपके इसमें आ जाएगी 26 और 74, यानी कि 26% तो रहेगा आपके RVUNL का और 74% रहेगा आपके इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के हिस्सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 63 नंबर आपको दे रखा है। सरस लाडो मायरा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो सरस लाडो मायरा योजना है, इसके ऊपर कथन दे रखा है कि इस योजना का संचालन राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई, इसका जो संचालन होता है वो आपके राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन यानी कि RCDF के द्वारा किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे रखा, इस योजना के तहत रजिस्टर्ड पशुपालक को पुत्री के विवाह पर 51,000 रुपये दिए जाएंगे। तो आपको पूछा है सत्य कथन कौन सा है, तो इसमें आपके केवल और केवल एक कथन है वो सत्य है भाई, कि ये योजना है वो कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 64 नंबर आपको दे रखा है। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह के दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के किस जिले को प्रथम पुरस्कार है वो दिया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जयपुर में आयोजित हुआ था आपके राज्य स्तरीय सम्मान समारोह। इसके दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए राज्य का कौन सा जिला है जिसको प्रथम पुरस्कार मिला है? तो वो आपका आ जाएगा बांसवाड़ा जिला, क्योंकि बांसवाड़ा जिला ने परिवार कल्याण के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए इनको ये सम्मान मिला है और इसका आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 65 नंबर आपको दे रखा है। केरल में आयोजित नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो केरल के अंदर इसका आयोजन किया गया था नेशनल मास्टर्स क्लासिक एंड इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप। इसमें राजस्थान के कौन से खिलाड़ी थे? तो वो आ जाएगा आपके अनीता राठी ने इसमें स्वर्ण पदक आपके जीता है भाई। केरल के अंदर राजस्थान की शेरनी अनीता राठी ने स्वर्ण पदक जीता है पावर लिफ्टिंग के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 66 आपको दे रखा है। कृषि उपज मंडी में खरीदारों से वसूला जाता है। तो खरीदारों से वसूला जाता है तो इसमें आपके रहने वाला है बाजार शुल्क, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा कि कृषि उपज मंडी में खरीदारों द्वारा बाजार शुल्क वसूला जाता है। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया? तो निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन किया गया? तो वो आ जाएगा आपके यशवंत सिंह नाहर समिति, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। यशवंत सिंह नाहर समिति की सिफारिश पर राजस्थान के अंदर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन
किया गया भाई, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 68 आपको दे रखा है। राजस्थान कृषि विपणन अधिनियम 1961 में संशोधन कर राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड का गठन कब किया गया? तो ये इसका संशोधन करके 1974 के अंदर राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई है, 1974 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 69 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कृषि विपणन निदेशालय का नहीं है? तो कौन सा कार्य है जो कि कृषि विपणन निदेशालय का नहीं है? तो वो आ जाएगा आपके कृषि उपज मंडी क्षेत्र में संपर्क सड़कों का निर्माण कार्य। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये इसका आपके कार्य नहीं रहता है। बाकी सभी जैसे कृषि उपज मंडियों का प्रशासनिक नियंत्रण ये आपके कृषि विपणन निदेशालय का रहता है, और कृषि उपज मंडियों के बजट की स्वीकृति भी यही करता है, और कृषि उपज के क्रय विक्रय का नियमन भी आपके कृषि विपणन निदेशालय द्वारा किया जाता है। तो इसमें तीनों ऑप्शन है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है ये इसके कार्य से बाहर है भाई, यानी कि ये इसके आउट ऑफ सिलेबस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ख, ग और ग श्रेणी की मंडी समितियों के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? यानी कि एक होती है जैसे मंडियों की श्रेणियाँ होती है अलग अलग, जैसे ख श्रेणी होगी, ग श्रेणी हो गई और घ श्रेणी होगी। तो इस श्रेणियों की जो मंडियों में सदस्य होते हैं ना, प्रत्येक श्रेणी में अलग अलग होते हैं, तो इन सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो वो आ जाएगी आपके 11 सदस्यों की संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71 आपको दे रखा है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको कुछ कथन दे रखे हैं, इस पर विचार करना है, और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके भी लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको कथन दे रखा है, वर्तमान में राजस्थान में प्रधान कृषि उपज मंडियों की संख्या 173 है, और दूसरा दे रखा है राजस्थान में एस श्रेणी की मंडियों की संख्या 30 है। तो इसमें आपके पहला कथन है वो सत्य है, लेकिन दूसरा कथन आपके सत्य नहीं है भाई। तो इसमें आपका जाएगा केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही है भाई, केवल एक कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 72 आपको दे रखा है। राजस्थान में स्थित जींस विज्ञप्ति संबंधी मतलब जींस विशिष्ट मंडियों की सूचियों का मिलान कीजिए। यानी तो एक तरफ आपको दे रखे हैं जींस और एक तरफ दे रखी है मंडियों के नाम, तो इसको आपको सम्मिलित करके लिखना है भाई। तो सबसे पहले आपको दे रखा है रामगंज मंडी। तो रामगंज मंडी में कौन सा जीन्स या फिर कह सकते हैं कौन सा खाद्यान्न का संबंध रहता है? तो वो आ जाएगी आपके धनिया से संबंधित, यानी कि पहले में आ जाएगा 4। फिर दे रखा है आपको चौमू मंडी। तो चौमू मंडी का संबंध आपके इसमें आ जाएगा आंवला से, यानी कि बी में आ जाएगा 2। फिर दे रखा भीनमाल मंडी। तो भीनमाल मंडी का संबंध रहता है आपके इसबगोल से, यानी कि 1। फिर दे रखा बीकानेर मंडी। तो बीकानेर मंडी का संबंध किससे आ जाएगा? मूंगफली संबंधित, यानी कि ऑप्शन नंबर, तो इसमें आपके 4, 2, 1, 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 73 आपको दे रखा है। राजस्थान में कृषि विपणन विभाग के अंतर्गत एगमार्क प्रयोगशाला स्थापित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर एगमार्क प्रयोगशाला स्थित नहीं है? तो कौन से स्थान पर एगमार्क प्रयोगशाला है वो स्थित नहीं है, उसका आपको चयन करना है। तो इसमें आपके कोटा के अंदर है वो एगमार्क प्रयोगशाला स्थित नहीं है, जबकि जयपुर में स्थित है, जोधपुर में स्थित है, श्रीगंगानगर में भी स्थित है, लेकिन कोटा के अंदर कोई भी एगमार्क प्रयोगशाला स्थित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 74 आपको दे रखा है कि राजस्थान में राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई नैम के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो ई नैम के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। सबसे पहले दे रखा है राजस्थान में ई नैम को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 14 अप्रैल 2016 को रामगंज मंडी कोटा में लागू किया गया था। तो बिल्कुल सही है। वर्तमान में राज्य में 166 कृषि उपज मंडी समिति को ई नाम से जोड़ा गया है। बिल्कुल वर्तमान में देखा जाए तो 166 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बाजार से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। और तीसरा दे रखा ई नैम के माध्यम से भारत ने पहली बार एक राष्ट्र एक बाजार है विकसित हो सकेगा, ये भी सही है। और राजस्थान में ई नाम पोर्टल से दिसंबर 2024 तक 340 FPOs को पंजीकृत किया गया। तो ये आपके इसमें आपके कथन सत्य नहीं है अभी, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 75 आपको दे रखा है कृषक उपहार योजना 2022 में न्यूनतम कितने रुपए की विक्रय पर्ची के साथ विक्रय पर्ची तथा ई भुगतान पर ई नाम पोर्टल के माध्यम से उपहार कूपन का नंबर जारी किया जाता है। तो कितने की अगर विक्रय की जाता है तो उसमें आपको उपहार कूपन का भी नंबर जारी होता है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 10,000 रुपये की अगर बिक्री करते हैं तो इसमें आपको उपहार कूपन भी मिलता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 76 आपको दे रखा है
प्रधानमंत्री कृषि खाद्य उन्नयन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं आपको, इस पर आपको विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्थान कृषि विपणन निदेशालय को स्टेट नोडल एजेंसी नामित किया गया। तो पहला कथन आपका सत्य हो गया। दूसरा दे रखा है, इस योजना के व्यय में केंद्र व राज्य का 60-40 अनुपात में वहन किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें केंद्र का होगा 60% और राज्य का इसमें होगा आपके 40%, यानी कि दूसरा कथन आपके बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल कथन बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 77 आपको दे रखा है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के तहत दुर्घटना से सिर पर चोट लगने से कोमा में जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि कितनी है। अगर किसी व्यक्ति के सिर पर चोट लगी और वो कोमा में चला गया तो उसको सहायता के रूप में 3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जिस पर किसानों द्वारा बेचे जाने वाले माल को खरीदने हेतु सरकार तैयार रहती है क्या कहलाता है। यानी कि जो वह मूल्य जहाँ पर सरकार द्वारा किसानों के फसल को खरीदने के लिए बाध्य हो जाती है या फिर मान लो तैयार रहती है तो उसे एमएसपी कहा जाता है। एमएसपी यानी कि हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 79 आपको दे रखा है, परिवर्तित बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के अंतर्गत राजस्थान में चरणबद्ध रूप से कितने नए एफपीओ बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो 2025-26 बजट की घोषणा में कितने एफपीओ बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो वो आ जाएगा आपके 500 एफपीओ बनाए जाने की घोषणा की गई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 नंबर आपको दे रखा है, किसान कलेवा योजना अंतर्गत कृषि उपज मंडियों में भोजन की गुणवत्ता एवं व्यवस्थाओं की जांच हेतु गठित स्थायी समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल है वो नहीं होगा। तो कौन शामिल नहीं होगा, तो वो आ जाएगा कृषि विपणन बोर्ड के निदेशक जो है वो इसमें शामिल नहीं रहते हैं भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 81 आपको दे रखा है, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसाला प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया। तो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसाला प्रकोष्ठ का जो गठन किया गया है वो आपके किया गया 15 अप्रैल 2021 को। तो 15 अप्रैल 2021 को राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन मसाला प्रकोष्ठ का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत कृषि प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के संबंध में लहसुन से संबंधित जिला नहीं है। तो लहसुन से संबंधित कौन सा जिला है वो नहीं है, तो वो आ जाएगा भरतपुर जिला। इसका संबंध लहसुन से नहीं रहता है, बाकी प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा का संबंध आपके लहसुन से संबंधित रहता है भाई, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 83 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किन कृषि उपज मंडियों या मंडी समितियों में कृषि व्यापार टावरों की स्थापना की योजना शुरू की गई। तो कौन सी कृषि मंडियों में आपके कृषि व्यापार टावर की स्थापना की जाएगी, तो वो आपके इसमें आ जाएगा, एक तो आ जाएगा उदयपुर, एक आ जाएगा निवाई, एक आ जाएगा बैरोड, यानी कि 1, 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 84 आपको दे रखा है, राजस्थान के मंडी प्रांगणों में भूखंड, दुकान या परिसंपत्तियों के आवंटन हेतु अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 कब से प्रभावी हुई है। तो जो अचल संपत्ति आवंटन नीति प्रभावी हुई है ये आपकी होती है 3 मई 2005 से, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 85 आपको दे रखा है, राजस्थान में मसाला उत्पादक किसानों या प्रसंस्करणकर्ताओं, निर्यातकों एवं अन्य मसाला निर्धारकों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने हेतु कौन सा ऐप विकसित किया गया। तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो वो आ जाएगा आपके राज स्पाइस ऐप, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ये ऐप आपके इसके द्वारा विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर 2 राज स्पाइस ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 86 आपको दे रखा है, राजस्थान में कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार द्वारा घोषित फूड पार्क से कितनों का भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है। तो कितनों का भूमि आवंटन का कार्य पूर्ण हो चुका है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 87 आपको दे रखा है, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के अंतर्गत 2025-26 के बजट में श्रमिकों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो अनुदान राशि को बढ़ा करके 75,000 रुपये कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 88 आपको दे रखा है, सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना के तहत 1 लाख रुपये से अधिक इकाई भुगतान प्राप्त करने
पर कितने रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं। तो कितने रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जा रहे हैं, तो वो आ जाएगी आपके 1000 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 89 आपको दे रखा है। मंडी शुल्क से प्राप्त वार्षिक आय के आधार पर राजस्थान में कृषि उपज मंडियों को श्रेणीगत किया गया। इसमें 2 करोड़ रुपए से अधिक एवं 3.5 करोड़ रुपए से कम आय वाली मंडियों की श्रेणी है। यानी कि जिस मंडियों की उपज या फिर कह सकते हैं आय 2 करोड़ रुपए से अधिक है और 3.5 करोड़ रुपए से अगर कम है, तो उन मंडियों को कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो वो आ जाएगा आपके श्रेणी बी, यानी कि वो बी श्रेणी की आपकी मंडियाँ रहती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 90 नंबर आपको दे रखा है। संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। तो संविधान का जो अनुच्छेद 52 है ये किससे संबंधित है, तो वो आ जाएगा आपके भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित रहता है, ऑप्शन नंबर 4। तो संविधान का अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 91 आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पदीय कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है वो अपने पदीय कर्तव्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा, तो वो इसमें आपके रहने वाला है अनुच्छेद 361 के तहत, ऑप्शन नंबर 3। तो अनुच्छेद 161 के तहत राष्ट्रपति अब किसी भी कार्यालय के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है वो सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का आपके आ जाएगा अनुच्छेद 75(3), बिल्कुल सही है। मंत्रियों की नियुक्ति, तो इसमें आ जाएगा आपके 75(1), बिल्कुल सही है। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व है, तो इसमें आ जाएगा आपके अनुच्छेद 75 की भाग 2 के तहत, बिल्कुल सही है। किसी मंत्री को पद की शपथ दिलाना है, तो इसमें आपके 75(5) नहीं आता, ये इसमें हो जाएगा आपके सही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 जो है ये विकल्प बिल्कुल भी आपके सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 93 आपको दे रखा है। भारत में राज्यसभा का गठन पहली बार कब हुआ था। तो भारत के अंदर जो राज्यसभा है इसका गठन पहली बार कब हुआ था, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 13 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का पहली बार गठन किया गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 94 आपको दे रखा है। लोकसभा में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की अवधि को किस संविधान संशोधन द्वारा बढ़ाकर वर्ष 2030 तक कर दिया गया। तो वर्ष 2030 तक कर दिया गया, ये कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो आपके इसमें आ जाएगा 104वां संविधान संशोधन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। इसमें जो आपके SC ST के जो आरक्षण है इसकी अवधि बढ़ाकर के 2030 तक कर दी गई भाई, ऑप्शन नंबर 3 इसमें से हो जाएगा 104वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 195 आपको दे रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी तय सहित सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग है वो गणपूर्ति हेतु आवश्यक है। तो कितना भाग जो है जो कि गणपूर्ति के लिए आवश्यक है, तो वो इसमें आ जाएगा आपके 10वां भाग, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। 10वां भाग यानी 1/10 भाग जो है वो गणपूर्ति के लिए बिल्कुल आपके आवश्यक उपस्थित होने चाहिए भाई। तो ये आपके आर्टिकल 100 के अंदर इसका उल्लेख किया गया, वो भी आपको ध्यान रखना है कि गणपूर्ति के लिए आर्टिकल नंबर 100 के अंदर दिया गया है कि 1/10 भाग है वो सदस्य हाजिर होने चाहिए गणपूर्ति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 96 आपको दे रखा है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। तो कौन सा युग्म असुमेलित है उसका आपको पहचान करनी है भाई। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है उपराष्ट्रपति का पद। तो उपराष्ट्रपति का जो पद है इसका उल्लेख आता है आपके अनुच्छेद 63 के अंदर। फिर दे रखा है आपके उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आपके आर्टिकल 64 के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके असुमेलित। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल ये आ जाएगा आपके आर्टिकल 67 के अंदर। और उपराष्ट्रपति की शपथ ये आ जाएगी आपके आर्टिकल 69 के अंदर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है उपराष्ट्रपति का पद तो आर्टिकल 63 के अंदर, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल तो आर्टिकल 67 के अंदर यानी कि 67 के अंदर, और उपराष्ट्रपति का शपथ तो वो आ जाएगी आपके अनुच्छेद 69 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 97 आपको दे रखा है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो आपके इसमें आ जाएगा CP राधाकृष्णन, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। तो वर्तमान में राष्ट्र उपराष्ट्रपति कौन है, तो पहले थे अपने जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने दे दिया इस्तीफा, तो उसके बाद बने थे CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 98 आपको दे रखा है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो
तो वो आ जाएगा आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये आपके स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने थे भाई, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 99 आपको दे रखा है, महान्यायवादी का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? तो महान्यायवादी होता है, इसका जो वेतन भत्ते होते हैं इसका निर्धारण कौन करता है? तो वो आ जाएगा आपके राष्ट्रपति जी करते हैं भाई। महान्यायवादी का पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द्रौपदी मुर्मू के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? उसका आपको चयन करना है भाई। तो पहला कथन दे रखा है, द्रौपदी मुर्मू देश की व्यक्तिशः 15वीं राष्ट्रपति बनी थी। बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी अपने 15वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यशील है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा दे रखा है, ये राष्ट्रपति बनने वाली देश की प्रथम आदिवासी महिला है। तो ये भी बिल्कुल आपके सही कथन है भाई। तो व्यक्तिगत रूप से 15वीं राष्ट्रपति है और आदिवासी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी है। तो दोनों ही कथन आपके सही है। तो पूछा असत्य कथन कौन सा है? तो न तो एक असत्य है और न ही दो असत्य है, यानी कि दोनों ही सत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 101 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि, यानी कि कोई राष्ट्रपति का निर्वाचन चल रहा है और उसमें राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए मतलब योग्य नहीं है। तो क्यों योग्य नहीं है? कि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है। वो पात्र नहीं है होता है यदि वह राज्य विधानमंडल के उच्च सदन का सदस्य है, तो वह इसमें पात्र नहीं होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 102 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 61 के अतिरिक्त निम्न में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर आप महाभियोग लेके आ रहे हो तो इसका उल्लेख आर्टिकल 61 के अंदर दिया गया है, और 61 के अलावा कौन से आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख है? तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 56, यानी कि अनुच्छेद 56 के अंदर भी इसका उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 103 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? तो राष्ट्रपति अगर निर्वाचन में कोई विवाद हो गया या फिर कोई भी मान लो धांधलेबाजी हो गई तो इसका निर्धारण या फिर निर्णय कौन करता है? तो वो आते हैं अपने राष्ट्रीय निर्वाचन इसमें सर्वोच्च न्यायालय आता है, ऑप्शन नंबर 2। फिर उस मामले को सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अकॉर्डिंग देखता है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई धांधलेबाजी हुई है तो उसकी जांच स्वयं सुप्रीम कोर्ट करवाता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 104 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक प्रभावी रहती है? तो राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा है वो बिना संसद की स्वीकृति के कितने समय तक प्रभावी रहती है? तो वो आ जाएगा 2 माह तक प्रभावी रहती है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 105 आपको दे रखा है, अनुच्छेद 77(3) के तय के अनुसार भारत सरकार के कार्यों को सुविधापूर्वक किए जाने हेतु मंत्रियों में कार्य आवंटन के लिए नियम कौन बनाता है? कि भाई कौन से मंत्री को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा या फिर कौन से कार्य दिया जाएगा, इसका आवंटन है वो किस नियम के द्वारा या फिर किसके द्वारा किया जाता है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है? तो कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो वो आता है आर्टिकल 123 के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो कौन सी योग्यता है जो कि राष्ट्रपति पद हेतु निर्वाचित होने के लिए आवश्यक नहीं है? तो वो आ जाएगी कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो। वह जन्म से भारत का नागरिक हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो तो वह राष्ट्रपति बन सकता है। किसी लाभ के पद पर आसीन न हो तो भी वह राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह जन्म से ही भारत का नागरिक हो। तो ऑप्शन नंबर 1 इसकी योग्यता नहीं रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो आपके राष्ट्रपति के अंदर निहित है। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 109 आपको दे रखा है, राष्ट्रपति के संबंध में असुमेलित का चयन करें। तो राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा असुमेलित है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई। तो इसमें आ जाएगा आपके अनुच्छेद 54, तो राष्ट्रपति निर्वाचन में निर्वाचक मंडल, और बिल्कुल सही सुमेलित है ये। तो दूसरा दे रखा है अनुच्छेद 56, तो राष्ट्रपति की कार्यावधि ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन की पात्रता ये भी सुमेलित है। अनुच्छेद 59 पद हेतु अर्हता यानी कि योग्यता, ये इसमें आपके सुमेलित नहीं है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके इसमें असुमेलित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 110 आपको दे रखा है, सत्य विकल्प को छांटिए।
यानी कौन सा विकल्प सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का सदस्य होता है, और प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री सदैव लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जो है वो सदैव लोकसभा का जो बहुमत दल है इसका नेता होता है भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 111 आपको दे रखा है। संविधान में प्रधानमंत्री किस रूप में उल्लेख किया गया है? तो संविधान में प्रधानमंत्री जो पद है इसका उल्लेख किस रूप में किया गया है? तो वो आ जाएगा मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। संविधान में ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री है वो है सो है, नहीं, उसमें कहा गया है कि ये मंत्री परिषद जो बनी है इसका मुखिया ये है भाई। तो इसमें आपके प्रधानमंत्री, तो इसका उल्लेख होता है मंत्री परिषद के मुखिया के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 112 आपको दे रखा है। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को, तो राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री क्या करता है? नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 113 आपको दे रखा है। किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में निरूपित किया गया है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच कड़ी के रूप में वो निरूपित किया गया है? तो वो आ जाएगा आपके अनुच्छेद 78। इसके तहत ये कहा गया है कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में कड़ी के रूप में कार्य करता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 114 आपको दे रखा है। भारत सरकार का मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो भारत सरकार का जो मंत्री है वो अगर त्यागपत्र देता है तो किसको संबोधित करके देता है? तो वो इसमें आ जाएगा आपके राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 115 आपको दे रखा है। निम्नांकित में से भारत का कौन सा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था? तो पद की शपथ लेते समय मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय राज्य विधानसभा का सदस्य था, तो वो आ जाएगा आपके इसमें HD देवगौड़ा। HD देवगौड़ा जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो उस समय राज्यसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य भी थे भाई। तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 116 आपको दे रखा है। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। तो कौन सा निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का आपको चयन करके लिखना है? तो पहला कथन दे रखा, किसी साधारण विधेयक द्वारा या किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध को दूर करने हेतु राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करता है। बिल्कुल सही है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बिल्कुल सही है। और संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा के नियमों से होता है, ये भी बिल्कुल आपके सही रहता है। लेकिन संयुक्त बैठक आहूत होने की सूचना जारी होने के बाद उक्त तिथि से पूर्व लोकसभा विघटित हो जाने पर संयुक्त बैठक है वो निरस्त हो जाती है। तो ये आपके कथन गलत है भाई। चौथा कथन असत्य कथन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 117 आपको दे रखा है। संसद में किस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर सरकार बर्खास्त हो जाती है? तो संसद के किस प्रस्ताव के अगर पारित हो जाने पर सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है? तो वो इसमें आता है आपके अविश्वास प्रस्ताव। अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो वहाँ पर आपकी सरकार है वो बर्खास्त हो जाएगी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा युग्म है वो सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो धन विधेयक आ गया आपके आर्टिकल 110 के अंदर, बिल्कुल सही है। विनियोग विधेयक 112, ये कथन आपको हो जाएगा गलत। और अनुपूरक विधेयक ये आ जाएगा आपके अनुच्छेद 115 के अंदर। और लेखा अनुदान ये आ जाएगा आपके अनुच्छेद 116 के अंदर। तो अनुच्छेद इसमें 2 जो है वो आपके गलत हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 119 आपको दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की सीटें कर में से लोकसभा एवं राज्यसभा में राजस्थान में समान है? तो लोकसभा और राज्यसभा में राजस्थान में समान सीटें कौन कौन से राज्यों की है? तो वो आ जाएगा आपके आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें राजस्थान के समान है। तो आ जाएगी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 120 आपको दे रखा है। 120 तो साफ दिख नहीं रहा भाई, 21 भी नहीं दिख रहा, 22 भी नहीं दिख रहा, 23 में देखो, 24 देखो आप इसमें कि वर्तमान में राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों का आरक्षित है वो आरक्षण रखा गया है? तो वो आपके इसमें आ जाएगा 24 और 47, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए तो सीटें आरक्षित रखी गई है 24 और अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है 47। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 125 आपको दे रखा है। राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन है वो सही है? तो कौन सा कथन सत्य है उसका आपको चयन करके लिखना है भाई, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहला कथन आपको दे रखा है कि यह संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है।
ये धन विधेयक में संशोधन प्रस्तावित कर सकती है। तो इसमें आपके तीनों ही कथन जो है वो सत्य रहने वाले हैं भाई। ऑप्शन नंबर 4 सॉरी 1 क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 126 आपको दे रखा है, सही कथन चुने। तो सही कथन कौन सा है उसका आपको चयन करके लिखना है। तो इसमें आ जाएगी परीक्षा मूल्यांकन का एक हिस्सा है, तो ये कथन आपके सही है, बाकी सभी कथन असत्य है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 127 आपको दे रखा है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो उपाख्यान जो अभिलेख होते हैं इसमें क्या चीज़ है वो दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो वो इसमें आ जाएगा, एक तो मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, और दूसरा दे रखा निर्णय वाले कथनों को लिखना। ये सभी अभिलेखों के अंदर दर्ज नहीं करना चाहिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा 1, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 128 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है वो कौन कौन सी परीक्षाएं रहती है। तो वो इसमें आ जाएगा आपके तो लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा और प्रायोगिक परीक्षा, यानी कि आपकी इसमें चारों ही परीक्षा जो है वो सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार रहती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 129 आपको दे रखा है, एक हिंदी फिल्म मैं हूं ना में शाहरुख खान ने एक विद्यार्थी की गतिविधियों को अवलोकित करने हेतु महाविद्यालय में प्रवेश लिया तथा उनके द्वारा किस प्रकार के अवलोकन को प्रयुक्त किया गया था। देखो इसमें क्वेश्चन थोड़ी PDF बनने में थोड़ा पेपर हिलने की वजह से थोड़ा दिख नहीं रहा आपको, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वो आप आराम से सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन से किस प्रकार के अवलोकन को प्रयुक्त किया गया था। तो वो इसमें आ जाएगा आपके सहगामी या फिर सहभागी जो होता है, सहयोगी या सहभागी अवलोकन। तो कौन सा आ जाएगा, सहभागी अवलोकन के इसमें प्रयुक्त किया गया, इनका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 130 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता है। तो योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता कौन सी रहती है। तो वो आ जाएगी इसमें कि यह सफलता या प्रवीणता के स्तर को मापता है जो निर्देशात्मक इकाई के अंत तक पहुंच गया है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएगा कि योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता क्या होती है। तो इसमें आता है कि यह सफलता या प्रवीणता के स्तर को मापता है जो कि निर्देशात्मक इकाई के अंत तक पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश 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 का संबंध परीक्षा की निरंतरता या पुनरुत्पादकता या विद्यार्थी के प्रदर्शन से है। तो वो इसमें आ जाएगी आपके विश्वसनीयता, यानी कि विश्वसनीयता का जो संबंध है वो आपके रहता है परीक्षा की निरंतरता या पुनरुत्पादकता या फिर कह सकते हैं कि परीक्षार्थी के प्रदर्शन से। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 132 आपको दे रखा है, परीक्षण निर्माण के किस चरण के बाद समंकन विधि तय की जाती है। यानी कि परीक्षण निर्माण के किस चरण के बाद में समंकन विधि है वो तय की जाती है। तो वो इसमें आ जाएगी आपके प्रश्न पत्र का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 133 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन है वो सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। तो इसमें दे रखा है सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को अपने अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। बिल्कुल सही है, जो सहपाठी आकलन होता है ये आपके अधिगम को मजबूत बनाने में सहायता करता है। सहपाठी आकलन विद्यार्थियों को सह संज्ञान में कौशल विकसित करने में सहायता करता है। तो कौशल विकसित करने में सहायता नहीं करता, ये गलत हो जाएगा आपके। सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी रचनात्मक फीडबैक देना और प्राप्त करना सीख लेते हैं। बिल्कुल सही है। और सहपाठी आकलन के माध्यम से विद्यार्थी संकल्पनाओं और कौशलों का स्पष्टतया अभ्यास करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है आपके। तो दूसरा कथन इसमें आपके कथन सत्य नहीं रहने वाला या सही नहीं रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 134 आपको दे रखा है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम ग्रेडिंग मूल्यांकन की सिफारिश की है। तो सबसे पहले है वो ग्रेडिंग मूल्यांकन की सिफारिश किसने की है। तो वो आ जाएगा आपकी मुदालिर आयोग, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रश्न पत्र निर्माण में ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व नहीं है। तो प्रश्न पत्र निर्माण के अंदर अगर देखा जाए तो ब्लूप्रिंट का आवश्यक तत्व नहीं है। तो वो आ जाएगा आपकी उत्तर तालिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका आवश्यक तत्व नहीं रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 136 आपको दे रखा है कि भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। तो भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है। तो वो आ जाएगी आपकी अभिवर्ती मापनी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। यानी कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे अगर देखो तो सही ढंग से किसी भी वस्तु का मापन किया जा सकता है। तो ये कथन किसका है। तो ये कथन रहता है आपके गुड्स का, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी 138 आपको दे रखा है, मूल्यांकन की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मूल्यांकन की विशेषता के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें सही कोड कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो सबसे पहले दे रखा है, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, इसका शिक्षण के उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही है। इससे या इसमें व्यवहार के केवल ज्ञानात्मक पक्ष को सम्मिलित किया जाता है। तो इसमें आप ए और बी दोनों सही है, यानी कि केवल ए और बी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 139 आपको दे रखा है, निम्न में से विभिन्न परीक्षणों, मापन व अन्य गैर मापन उपकरणों से सूचनाओं का निरंतर संकलन कहलाता है। तो इसका निरंतर संकलन क्या कहलाता है, तो वो आ जाएगा आपके आकलन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 140 आपको दे रखा है, निम्न में से परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक है। तो परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक कौन सी है, तो वो आ जाएगी आपकी अभिरुचि परीक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपके रहता है परमापीकृत मूल्यांकन तकनीक, अभिरुचि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 141 आपको दे रखा है, निबंधात्मक परीक्षण या परीक्षाओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। कि निबंधात्मक जो परीक्षा होती है इसके संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो ये आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, बिल्कुल सही बात है। ये उच्च मानसिक क्षमता का मापन करता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका निर्माण कार्य कठिन होता है, ये आपके इसमें असत्य कथन हो जाएगा। इससे मौलिकता, रचनात्मकता और विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण भी संभव है, ये भी सही है। लेकिन तीसरा कथन जो है वो इसमें आपके असत्य हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 142 आपको दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त कर एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो किसके मूल्यांकन की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभक्त करके एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया, तो वो आ जाएगा आपके B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया थी इसको 3 चरणों में विभक्त किया गया था और एक त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रूब्रिक्स निर्माण के चरण में सम्मिलित नहीं है। तो रूब्रिक्स निर्माण के कौन सा है वो चरण में सम्मिलित नहीं है, तो वो आ जाएगा आपके प्रदर्शन का विश्लेषण करना इसमें शामिल नहीं है भाई, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 144 आपको दे रखा है, मूल्यांकन के एक प्रकार की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। और इसमें आपको दे रखा है ये किस प्रकार के मूल्यांकन की विशेषता है उसका आपको चयन भी करना है अभी। तो सबसे पहला दे रखा है, इसमें विद्यार्थी की उपलब्धि की तुलना कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ की जाती है, यानी कि तुलनात्मक इसमें आपके कह सकते हैं कि मूल्यांकन किया जाता है। ये अनुदेशन के उपरांत किए गए परीक्षण का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इसमें आपके आ जाएगा भाई मानक संदर्भित मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस मूल्यांकन की विशेषताएं रहती है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 145 आपको दे रखा है, निम्न में से कौन सी एक उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी नहीं है। तो उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी नहीं है तो वो आ जाएगी आपके मितव्ययता, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एक आपके उत्तम परीक्षण की तकनीक कसौटी नहीं रहती है भाई, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 146 आपको दे रखा है, 46 में उपलब्धि परीक्षण को या उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। थोड़ा धुंधला दिख रहा है लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको, इसमें आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसमें दे रखा है कि उपलब्धि परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। तो कौन सी विधि नहीं है, तो वो आ जाएगी आपके सहज संबंध विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है सहज संबंध विधि, इसमें आपके विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं रहती है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सतत आकलन का उद्देश्य ये जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ये होता है आपके सतत आकलन, यानी कंटिन्यूस जो आकलन होता है आपके, इसमें उद्देश्य ये होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, कौन सी विधि से सीखते हैं उसका आकलन करना। तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 148 आपको दे रखा है, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश 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 की योग्यता का आकलन करते हैं। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न होते हैं इसमें बच्चे सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन करते हैं, यानी कि सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करने की योग्यता का आकलन भी करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी 149 दे रखा है आपके, सीखने और डैश 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 आकलन और अनुदेशन के बीच डैश 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 के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है। तो इसमें आ जाएगा आपके कि सीखने के लिए आकलन और अनुदेशन के बीच संबंधों के दृढ़ीकरण द्वारा सीखने को प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही होएगा कि पहली रिक्त स्थान में आएगा के लिए, दूसरे में आ जाएगा आपके संबंधों, ठीक है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे ताकि आगे आने वाली जो क्लास है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे लास्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन इसमें दे रखा है कि शिक्षा
में सुधार के लिए विभिन्न आयोगों की सिफारिश में आंतरिक जांचों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जो आंतरिक जांच है वो सभी पक्षों का मूल्यांकन करती है। इनके ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसमें आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था भाई आपके SST का माइनर टेस्ट नंबर 9 का पेपर सॉल्यूशन। कैसा लगा पेपर सॉल्यूशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना है और क्लास को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ये तो कहने की बात ही नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।